बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सर जफर यूट्यूब के यूट्यूब चैनल से टॉपिक हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में आज है तफाले पैदावार। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि तफाले पैदावार जो है इसके तीन हिस्से होते हैं। ये लॉज ऑफ रिटर्न्स तीन होते हैं। एक है कानून तकसीर हासिल, एक है कानून इस्तकरार हासिल और एक है कानून तकलील हासिल। एक एक करके एक वीडियो पर हम एक कानून को डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। यूं तीन कानून अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे और फिर तीनों को यकजा करके जिसको हम कानून मुतगय्यर तनासबात का नाम देते हैं इकट्ठा करके पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, कानून तकसीर हासिल की जानिब। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको रिमाइंड करवा दूं कि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया और आप नए हैं तो अभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे हमारी वीडियोस का। और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं बहुत शुक्रिया, अपने दोस्तों को जरूर बताया करें और छोटा सा एक लाइक कर दिया करें और हमें अपने कमेंट्स जरूर भेजा करें। हम एक एक कमेंट्स को पढ़कर जवाब देते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो की जानिब चलते हैं। तफाले पैदावार में आज हम कानून तकसीर हासिल, जिसका के दूसरा नाम कानून तकलील मसारिफ भी है, हमें यह देखना है कि इसको कानून तकसीर हासिल को कानून तकलील मसारिफ क्यों कहा जाता है। हासिल के कवानीन मसारिफ के कवानीन के उलट होते हैं। आज हम इस पर भी डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। तो कानून तकसीर हासिल, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, या जिसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट। जब हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज कर रही है उस वक्त हमारी कॉस्ट डिक्रीज कर रही होती है। कैसे होता है ये सारे का सारा काम? तो स्टूडेंट, थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी आज हमारी। हम कहते हैं कि हम किसी एक चीज को, किसी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मुतय्यन रखते हैं और किसी एक फैक्टर को मुतगय्यर फर्ज कर लेते हैं। हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास 10 मशीनें हैं और कारीगरों की तादाद, मेहनत और लेबर की तादाद में हम मुसलसल इजाफा करते चले जा रहे हैं, मशीनों की तादाद में कोई कमी बेशी नहीं करते। तो हमारे पैदावार पर क्या असरात मुरतब होते हैं, इसी को हम कानून तकसीर हासिल का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ आपको मैं ये भी बताता चला जाऊं कि हमारा कानून तकसीर हासिल आम तौर पर इंडस्ट्रियल एरिया में लागू होता है। इसका मतलब यह हरगिज नहीं कि ये कभी भी इंडस्ट्री के अलावा कहीं लागू नहीं हो सकता। ज़राअत पर लागू हो सकता है। आज तो ज़राअत भी सनत का दर्जा हासिल कर रही है, लेकिन ज्यादातर इसका इत्तलाक जो है वो सनत पर होता है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, आखिर पर एक बात को मिसाल के जरिए समझाऊंगा। तो हम कहते हैं, चलिए स्टूडेंट, हम कहते हैं कि फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास 10 मशीनें हैं और हम उस पर एक कारीगर काम पर लगाते हैं। तो 10 मशीनों की मदद से एक कारीगर हमें 100 खिलौने बनाकर देता है। फर्ज कर लेते हैं ये खिलौनों की फैक्ट्री है, तो 100 खिलौने बनाकर देता है। क्योंकि हमारे पास एक ही कारीगर है, लिहाजा इस वक्त हमारी अपनी उसकी पैदावार जो है वो भी 100 ही होगी और टोटल पैदावार भी 100 ही होगी। हम फर्ज कर लेते हैं कि वो कारीगर 1000 रुपया मजदूरी मांगता है। यूं एक कारीगर 10 मशीनों की मदद से 100 खिलौने बनाता है। यूं टोटल पैदावार फैक्ट्री की 100 ही होगी और फैक्ट्री को उस मजदूर को 1000 रुपया पे करना पड़ेगा। अगले दिन मालिक ये सोचता है कि मशीनें तो बहुत ज्यादा हैं और कारीगर थोड़ा है, क्यों ना एक कारीगर का इजाफा कर दिया जाए। तो अगले दिन उन्हीं 10 मशीनों पर दूसरा कारीगर आता है। दूसरा कारीगर जो है वो 200 खिलौने बनाता है। यूं टोटल पैदावार फैक्ट्री की जो है वो हो जाती है 300। पहले कारीगर ने 100 बनाया, दूसरे कारीगर ने 200 बनाया, दोनों का मिलकर 300 हो गया। पहला कारीगर 1000 रुपए वसूल करता है, दूसरा कारीगर भी 1000 रुपए ही मजदूरी वसूल करता है। मजदूरी दोनों की बराबर है, एफिशिएंसी दोनों की बराबर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पहला 100 और दूसरा 200 क्यों पैदा कर गया? उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं स्टूडेंट, कि जब एक कारीगर होता है तो काम करने में थोड़ी सी परेशानियां ज्यादा होती हैं। एक मशीन बंद हो गई या कहीं कोई प्रॉब्लम आ गया तो वो अकेले को रिपेयर भी करना पड़ेगा। उसने पानी पीने जाना है तो मशीन उस दौरान में बंद भी हो जाती है। और अगर 2 कारीगर होंगे तो एक आदमी पानी पीने, चाय पीने चला गया तो मशीनें चलती रहेंगी, बंद नहीं होगी। अब वो खाना खाना चले गया और पीछे मशीनें बंद हो गई तो उसको तो नहीं पता। जबकि अगर 2, 3, 4 कारीगर होंगे तो एक कारीगर खाना खाने चला भी जाता है तो उसकी बंद मशीन को दूसरे चला लेते हैं। यूं पैदावार में इजाफा हो जाता है। इसकी बेशुमार वजूहातें हम इंशाल्लाह जायजा लेंगे फिर कभी। उसके बाद हमारे पास है, उसने
मालिक ने ये सोचा कि पैदावार मुसलसल बढ़ रही है, लिहाजा उन्हीं 10 मशीनों पर क्यों ना हम तीसरा कारीगर भी लगा दें। जैसे ही उसने तीसरा कारीगर लगाया तो तीसरे कारीगर की मार्जिनल पैदावार हो गई 300। यूं तीनों की मिलकर जो हो जाएगी स्टूडेंट वो हो जाएगी 600 पैदावार। तीसरा कारीगर भी हमसे 1000 ही रिसीव करता है। अब मालिक ये सोचता है कि क्यों ना इन्हीं 10 मशीनों पर कारीगर नंबर 4 भी लगा कर देखते हैं। तो लगा के देखते हैं हम कारीगर नंबर 4 को, इसने पैदावार दे दी हमें 400। यूं टोटल पैदावार हो गई 1000। इसको सबको जमा कर लेंगे। यूं चौथा कारीगर जो है वो भी 1000 ही वसूल कर रहा है। यहाँ ये आप देखेंगे कि जैसे जैसे हमारी इकाइयां मजदूरों की या सरमाए की मुसलसल बढ़ती चली जा रही हैं, पैदावार इंक्रीज, मार्जिनल पैदावार मुसलसल इंक्रीज कर रही है। पहले कारीगर की 100 थी, दूसरे की 200, तीसरे की 300, फिर 400 और लगाएंगे तो हो सकता है 500 हो जाए। तो स्टूडेंट चूंकि नया कारीगर ज्यादा एफिशिएंसी का मुजाहरा करता हुआ दिखाई देता है, जबकि ऐसा है नहीं, एफिशिएंसी सबकी बराबर है, लेकिन अंदर के जो हालात हैं उसकी वजह से पैदावार में इजाफा हो रहा है। अब चूंकि मुसलसल पैदावार में इजाफा हो रहा है, इसलिए हम इस कानून को कहते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, कि जैसे जैसे हम यूनिट इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे मार्जिनल प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो रही है। तो कानून तकसीर हासिल के तहत किसी एक फैक्टर को मुतय्यन रखते हुए दूसरे फैक्टर को मुतगय्यर रखते हुए जब मुसलसल बढ़ाते चले जाएंगे मेहनत या सरमाए की इकाइयों को, तो नतीजा क्या निकलेगा कि हमारी मार्जिनल पैदावार मुसलसल बढ़ती चली जाएगी। स्टूडेंट पहले कॉलम में हमने जमीन और मशीनें रखी, जिसे आप Q1 कह सकते हैं या फैक्टर 1 भी कह सकते हैं। दूसरे में हमने मेहनत या सरमाया रखा, जिसे आप फैक्टर 2 भी कह सकते हैं। तीसरे में हमने रखा मुख्तलिफ पैदावार, मार्जिनल प्रोडक्शन। अच्छा, यहाँ एक मैं क्लियर कर दूं बात कि हमारा जो कानून है वो है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। यहां लफ्ज हम रिटर्न इस्तेमाल करते हैं, इसको प्रोडक्शन भी कह सकते हैं, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन भी कहते हैं हम इसको। लेकिन यहां फिर रिटर्न का लफ्ज है तो MP मार्जिनल प्रोडक्शन की बजाय MR मार्जिनल रिटर्न क्यों नहीं लिखा हमने? हमें मार्जिनल रिटर्न का लफ्ज MR लिखना चाहिए था ना, MP क्यों लिख सकते हैं? तो स्टूडेंट उसकी सिंपल सी वजह यह है कि MR का लफ्ज जो है वो रेवेन्यू के लिए इस्तेमाल करते हैं। R का लफ्ज, R का जो लेटर है इसको रेवेन्यू के लिए इस्तेमाल करते हैं, रिटर्न के लिए पैदावार का या प्रोडक्शन का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हो और कोई वजह नहीं है। अगर हम MR लिख देंगे यहां तो मार्जिनल प्रोडक्शन और मार्जिनल रिटर्न में फर्क नहीं, मार्जिनल रेवेन्यू भी और मार्जिनल रिटर्न भी R से ही आ जाएगा, इसलिए हम P से लिखते हैं, कोई वजह नहीं हुआ। अब स्टूडेंट हम इसका ग्राफ बना लेते हैं जल्दी। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, यहां जो है ना स्टूडेंट, यहां आपने मजदूर लिखने हैं। इस तरफ आपका मजदूर होगा या फिर इस तरफ आपका सरमाया होगा और यहां आपकी मशीन पैदावार होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, और आइए देखें, हम पहला मजदूर काम पर लगाया, मुख्तलिफ पैदावार हुई 100। पहले मजदूर की मुख्तलिफ पैदावार है 100, दूसरे की है 200। दूसरा मजदूर जब हमने काम पर लगाया तो पैदावार हो गई हमारी 200। तीसरे की है 300, पैदावार होगी तीसरे मजदूर की 300। हम यहां चले जाएंगे। चौथे की पैदावार जो है वो है स्टूडेंट हमारे पास 400। यूं हमारे पास ये जो 4 निकात हासिल हुए, इन 4 निकात को आपस में मिला देंगे तो हम इसी को हम कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्शन का खत। आप देखें कि जैसे जैसे मजदूर बढ़ रहे हैं हमारी पैदावार, मार्जिनल पैदावार, मुसलसल में कह रहा हूं कि लफ्ज मार्जिनल पे रहना है, मार्जिनल पैदावार हमारी मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। अगर हम यहाँ टोटल प्रोडक्शन का खत भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन कोई खास जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम तीनों कवानीन को इकट्ठा बनाएंगे तो फिर मार्जिनल प्रोडक्शन के साथ साथ टोटल प्रोडक्शन का खत भी बनाना होगा। लेकिन जब आप अकेले अकेले बना रहे होते हैं तो टोटल प्रोडक्शन के खत को बना दें, बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाए तो कोई मजाक नहीं। आप देखिए कि जैसे जैसे मजदूर बढ़ रहे हैं हमारी पैदावार इंक्रीज कर रही है, इसलिए हम इसको कहते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। अब स्टूडेंट इसका दूसरा नाम कानून तकलील मसारिफ भी तो है। कानून तकलील मसारिफ क्यों है? सिंपल बात यह है कि जितनी पैदावार ज्यादा होती चली जाएगी, कॉस्ट जो है वो डिवाइड होती चली जा रही होती है, तकसीम होती चली जा रही होती है और कॉस्ट में कमी आती चली जा रही होती है। आप देखिए पहला मजदूर जो है हमारा, वो हमसे मजदूरी कितनी ले रहा है? मजदूरी ले रहा है 1000 और पैदावार कितनी दे रहा है 100। अगर आप 1000 को 100 पर भाई 1000 रुपए लेकर हमें 100 खिलौने दे रहा है ना, वो बनाकर 1000 रुपए लेकर 100 खिलौने हमें दे रहा है, तो 1000 को
100 खिलौनों पर अगर हम तकसीम कर देंगे तो इसका मतलब है कि वो कारीगर हमें एक खिलौना 10 रुपए में बनाकर दे रहा है, एवरेज अगर आप देखें तो। इसी को आप इसकी एवरेज कॉस्ट भी कह सकते हैं। उसके बाद अगर हम दूसरे कारीगर की बात कर लेते हैं, हमसे वो भी 1000 ही वसूल कर रहा है, लेकिन वो खिलौने कितने बना के दे रहा है? खिलौने बना के दे रहा है वो हमें 200। यूं 1000 रुपए लेकर 200 खिलौने बनाकर दे रहा है। इसलिए मजदूर की सूरत में एक खिलौने की कॉस्ट हमारी जो आएगी वो 10 की बजाय 5 रुपए हो जाएगी। देखें, जैसे ही मैंने दूसरा मजदूर लगाया, हमारी प्रोडक्शन की कॉस्ट जो है पार्टवाई कम हो गई। पहली दफा प्रोडक्शन एक खिलौने की 10 रुपए थी, अब मजदूर की सूरत में हमारी उसी खिलौने की प्रोडक्शन जो है उतनी ज्यादा हुई और साथ ही कॉस्ट कम होगी, जो कि 10 की बजाय 5 हो गई। अब अगर हम तीसरे मजदूर का जायजा ले लें, वो भी 1000 ही ले रहा है और वो 300 खिलौने बनाकर दे रहा है। 1000 को 300 पर तकसीम करेंगे तो हम कहेंगे कि इसने खिलौना जो हमें बनाकर दिया, एक खिलौना एवरेज वो 3.33 रुपए में बनाकर दिया। जबकि चौथे मजदूर ने क्या किया, पैदावार क्योंकि 400 हो गई उसकी, मजदूरी वो भी 1000 ही ले रहा है, तो 1000 को 400 पर जब हम तकसीम कर देंगे तो ये हो जाएगा 2.5। आप देखिए स्टूडेंट, जैसे जैसे पैदावार इंक्रीज करती चली जा रही है, हमारी कॉस्ट डिक्रीज करती चली जा रही है। इसीलिए हम इस कानून को कहते हैं कि अगर ये कानून लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न है तो उस वक्त डिक्रीजिंग कॉस्ट है। अगर हमारी पैदावार इंक्रीज कर रही है तो कॉस्ट डिक्रीज कर रही है, पैदावार तकसीर पे जा रही है तो मसारिफ और लागतें तकलील में जा रहे होते हैं। स्टूडेंट इसका डायग्राम भी बना ले। तो मैं अगर आप देखूं तो इसका आप फार्मूला लिखना चाहें स्टूडेंट्स तो लिख लें कि एमसी कैसे निकलेगा, मजदूर की जो सैलरी है डिवाइड कर देंगे उसको एमपी पर। ठीक है, हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे वेजेस को तकसीम कर देंगे मार्जिनल प्रोडक्शन पर। तो आइए हम इसका खत बना लेते हैं स्टूडेंट। छोटा सा एक खत है हमारा इसका। तो इस खत में हमने क्या करना है कि पहले मजदूर की पहली इकाई की यहाँ पैदावार ये है, दूसरे मजदूर पर ये है, तीसरे पर ये है, चौथे पर ये है। तो मुसलसल पैदावार जो है वो कम होती चली जा रही है, सॉरी मुसलसल जो है वो कॉस्ट कम होती चली जा रही है। पहले मजदूर पर कॉस्ट कितनी पड़ गई हमें 10, तो हम चलेंगे यहां 10 पर। ये लीजिए, पहला मजदूर जब आया तो हमें खिलौना 10 रुपए में मिल गया एक खिलौना, जबकि दूसरा मजदूर जब आया तो खिलौना हमें कितने में मिला, 5 में मिला हमें। तो यूं करके देखें हमारी पैदावार जो है वो बढ़ने के साथ साथ कॉस्ट कम हो गई। तीसरा मजदूर आया तो पैदावार बढ़ गई लेकिन कॉस्ट जो है वो थोड़ी सी और कम हो गई, यहां हो जाएगी, ये लीजिए हमारी कॉस्ट। और चौथे मजदूर पर हमारी कॉस्ट जो है वो 2.5 हो गई, यहां आ गए हम। और इस तरीके से हमें एक खत हासिल होगा जो थोड़ा सा कर्व लिए हुए होगा, हम इसको कॉस्ट का खत कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कॉस्ट का खत है, सीसी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा स्टूडेंट, हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन का खत जो है वो मुसलसल ऊपर की जानब, जबकि हमारा कॉस्ट का खत मुसलसल नीचे की जानब जा रहा है, जिसका नतीजा ये निकला, जिससे हमें यह साबित हुआ कि जब पैदावार बढ़ेगी तो हमारी कॉस्ट में कमी आती चली जाएगी। इसीलिए बड़े बड़ी इंडस्ट्रीज में ख्याल किया जाता है कि पैदावार को बढ़ाया जाए। अब स्टूडेंट बात यह है कि नए मजदूर के आने पे पैदावार क्यों बढ़ गई या कॉस्ट क्यों कम हो गई। तो सिंपल सी बात है, मैं फर्ज कर लेता हूं कि आपके पास एक जनरेटर है और आप वो जनरेटर जो है वो फर्ज कर लेते हैं 1 लाख रुपए का आपने खरीदा और उस पर पेट्रोल का जो खर्चा है वो फर्ज कर लेता हूं, मैं फर्ज कर लेता हूं वो 3000 रुपए महीने का आ रहा है। अब आपने 1 लाख रुपया खर्च किया, डेली जो है वो 100 रुपया उस पर पेट्रोल पे खर्च कर रहे हैं और सिर्फ आप अपना घर चला रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो 1 लाख रुपए भी आप ही को बर्दाश्त करना पड़ गया और ये जो पेट्रोल का डेली खर्चा है 100 रुपए, वो भी आपको ही बर्दाश्त करना पड़ गया। आप एक काम करें, जनरेटर तो चल ही रहा है, आप पड़ोसियों को बिजली फराहम कर दें जब लोड शेडिंग हो। तो आप जब बिजली फराहम करेंगे तो आप उससे कहेंगे कि देखो जनरेटर मैंने खरीदा है, 100 रुपए डेली पेट्रोल का खर्चा है, अब इसमें से 100 में से आधा आधा कर लेते हैं। हाँ, तो यूं जैसे ही बिजली डिवाइड हुई, इसका मतलब है कि उसकी पैदावार कैपेसिटी के मुताबिक चली गई। भाई वो जनरेटर 3 घरों को पाल सकता है और आप एक घर पे ही चला रहे हैं, तो खर्चा सारा एक घर पे ही पड़ेगा ना। जब आप उसके जनरेटर को 2 हिस्सों में तकसीम कर देंगे, आधी बिजली आप इस्तेमाल करेंगे, आधी आपके पड़ोसी इस्तेमाल करेंगे, तो पैदावार बढ़ गई है और खर्चा जो है वो 50-50 रुपए डिवाइड हो जाएगा। अब आपने सोचा कि क्यों ना तीसरे घर को भी बिजली दे दें।
तो तीसरे घर को जैसे बिजली दी तो पैदावार जनरेटर की थोड़ी सी और बढ़ गई और आपके खर्चे में फर्क पड़ गया। 33 रुपीज आपको, 33 रुपीज आपके इस पड़ोसी को और 33 रुपए आपके दूसरे पड़ोसी को। यूं जो खर्चा 100 रुपए पर था, पैदावार बढ़ने पर 50 हो गया, पैदावार बढ़ने पर 33 हो गया। तो यूं जैसे पैदावार बढ़ रही होती है, हमारे अखराजात में कमी आती चली जा रही होती है। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि हमारे इस टॉपिक से आपको इस्तेफादा हासिल हो रहा है। इंशाल्लाह हाजिर होंगे नेक्स्ट कानून के साथ नेक्स्ट वीडियो में, कानून इस्तकरार हासिल और कानून इस्तकरार मसारिफ के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने कमेंट्स हम तक जरूर भेजिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर। वस्सलाम।